त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। रूपेश महोदय जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जैसे बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूँ और हम कांग्रेस महोदय जी से आग्रह करेंगे कि वो कक्षा को प्रारंभ करें। जी, दिवाकर महोदय जी को धन्यवाद। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पीतांबर परिधाना पीतगंधानुलेपना परमोदय कीर्ति स्यात् परितः सुरसुंदरी। ओम नमो भगवत्यै नमः। आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो दिखाई दे रहा है? हाँ आचार्य जी, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आवाज रूपेण आगच्छति। अस्तु। हम आज, जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि शिक्षण अभिक्षमता के से संबंध, उसका संप्रत्यय क्या होता है, एक शिक्षक को किस प्रकार से भली भांति अपने मन को सबल बना करके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए शिक्षण करना चाहिए, जिससे कि बालकों का अधिकाधिक विकास हो सके, बालक आपके शिक्षण में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हों और प्रतिभाग करें। आगे हम आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछली परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, हमने अपना पूर्ण प्रयास किया है कि यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को संकलित करके और आपके साथ में चर्चा के लिए उन सब प्रश्नों को आज तैयार किया है। और आप लोगों को सामने बाकायदा एक प्रश्न आएगा और आपको उसमें से आंसर को जो आप आंसर पर टिक लगाना चाहें, आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। मैं भी आपको चर्चा के द्वारा, परिचर्चा के द्वारा आपको सही आंसर के बारे में बताऊंगा। तो मैं अपने सहयोगी श्री विश्वनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया स्क्रीन पर प्रथम प्रश्न पत्र की जो अभ्यास प्रश्न है वो वाले, आप प्रथम प्रश्न वाला उसको आप दिखाइए। जी, आप सभी लोग देखेंगे इसमें अभ्यास प्रश्न में, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? ये जो आपके सामने चार विधियां दी गई हैं, नंबर 1 परिचर्चाओं की विधि में, नंबर 1 परिचर्चाओं की विधि में, नंबर 2 युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, नंबर 3 विचार वेश सत्र की विधि में, और नंबर 4 परियोजना विधि में। इन चार ऑप्शनों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सी शिक्षण विधि है जिस शिक्षण विधि में। विश्वनाथ जी पुनः प्रेजेंटेशन करिए। विश्वनाथ जी, किसी ने आपकी स्क्रीन ले ली है। विश्वनाथ जी पुनः प्रेजेंटेशन करिए कृपया।
प्रेजेंटेशन हो रहा है विषय वस्तु का? इसको ऐसे ही रखना है, बच्चे उसको देखते जाएंगे। तो ये देखिए कि ऐसी कौन सी विधि है, इन 4 विधियों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कि विद्यार्थी सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो आपको ये बता दूं कि जो आपके परिचर्चाओं की विधि में भी विद्यार्थी सक्रिय होता है, युग्मित वार्ता सत्र की विधि में भी विद्यार्थी आपका सक्रिय है, विचार वेश की विधि में भी आपका विद्यार्थी सक्रिय है। किंतु जो आपके 4th नंबर की विधि है, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, इसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। शिक्षक उसको कुछ समस्याएं देते हैं कुछ बच्चों के समूह में, और बच्चे अपने आप अपनी सामर्थ्य के आधार पर, अपने अमूर्त चिंतन के आधार पर उस समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए परियोजना विधि में सबसे ज्यादा विद्यार्थी सक्रिय होता है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखेंगे हम। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? तो इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात है शिक्षण प्रभावकारिता को, अर्थात शिक्षक का जो शिक्षण है वो कितना प्रभावशाली है, उसके जो उसको प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक कौन कौन सा है। इसमें देखेंगे आप ऑप्शन में, देश की सामाजिक व्यवस्था से, नंबर 2 समाज की आर्थिक स्थिति से, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से, नंबर डी शैक्षणिक व्यवस्था से। तो अगर शिक्षक का अगर शिक्षण यदि प्रभावित होता है तो वो प्राय सामान्य, अगर यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो इसका ऑप्शन डी है, शैक्षणिक व्यवस्था से प्रभावित होता है। शक्तिशाली कारक इन 4 में से इसको माना जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने भी काफी सही आंसर दिए सभी लोगों ने। आगे देखते हैं हम, आगे का क्वेश्चन है, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। देखिए ये एक अभिकथन है, एक सामान्य कथन है ये, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य बात है ये। इसके लिए एक तर्क दिया है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। अगर आप अधिगम को उपयोगी बनाना चाहते हैं तो आपको इसे जीवन के जितने भी प्रक्रम हैं उनको आपको जोड़ना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला वाला भी हमारा सही है, अधिगम को हम एक लाइफ तक चलने वाली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानते हैं, और दूसरा भी इसमें ये सही माना जाता है कि अधिगम को अगर हमें अपना उपयोगी बनाना है तो इसको हमें जीवन के साथ में सम्मिलित करना चाहिए, उनको जोड़ा जाना चाहिए। तो यहां हम देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही माना जाता है। ओके भैया, आगे चलिए, इधर साइड में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए। देखिए ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम जनवरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो ये आपको इसको देखना पड़ेगा। देखिए मतलब आप शिक्षण की प्रभावकारिता का जब आप निर्णय करेंगे तो ये जो 4 ऑप्शन में से किसके आधार पर आप करेंगे। नंबर 1 विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर, नंबर 2 बालकों की अभिरुचि के आधार पर, नंबर 3 बालकों के अधिगम परिणामों के आधार पर, नंबर 4 कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। तो इसमें आप देखेंगे, देखिए कि शिक्षण अच्छा है या बुरा, ये हम विषय वस्तु को शिक्षक ने किस प्रकार से सुसंगठित किया है इसके आधार पर भी हम इसका निर्णय नहीं निकाल सकते। बालकों की अभिरुचि के आधार पर भी हम
इसका शिक्षण कितना प्रभावशाली रहा। कभी कभी क्या बालक रुचि दिखाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं, तो उस प्रकार से भी हम उसका शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय नहीं कर पाते। तीसरा आंसर क्या है, बालकों के अधिगम परिणामों के आधार पर। चूंकि बालकों के जो अधिगम के परिणाम, बालकों ने जो सीखा, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, उसके आधार पर इसका आकलन। चौथा आपका कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। तो इसमें पहला, दूसरा और डी, ए बी डी तो नहीं है, अतः ऑप्शन आपका सी ही मान्य किया जाता है। अर्थात बालकों के अधिगम परिणामों के आधार पर आप शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा कथन स्वीकार्य है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। अब देखेंगे आप, मतलब शिक्षण में और अधिगम में क्या संबंध है, इसको नीचे कुछ कथनों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से समझाया गया है, और उनमें से जो जो आपको सही लगता है उनका आप विकल्प में से चयन करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला है, जब छात्र किसी परीक्षण में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। बिल्कुल सत्य बात है ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर छात्र किसी परीक्षण में यदि फेल हो जाता है या अधिगम करने में फेल है, तो वहां पर शिक्षक की जिम्मेदारी मानी जाती है। आगे देखेंगे, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। बिल्कुल सत्य बात है ये भी, कि प्रत्येक शिक्षण का जो उद्देश्य है वो अधिगम को सुनिश्चित करना ही होता है। आगे कहते हैं, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। ठीक है, और देखेंगे नंबर 4, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। आगे भी इसमें है, ऑप्शन है, आगे का ऑप्शन देखेंगे, दूसरे पेज पर दिखाइए, दूसरे पेज पर ऑप्शन है इसका, और 2 ऑप्शन बाकी हैं। नंबर 5 सेकंड पेज पर दिखाएंगे तो ऑप्शन है इसके, अभी सेकंड पेज पे जाना है। हाँ, नंबर 5, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। और नंबर 6, वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है। ये इन 6 में से आप, नीचे आपके सामने कूट हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होता है वो आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए, पिछले बारे में मैंने आपको बताया था कि जब छात्र किसी परीक्षण में असफल होता है तो वो शिक्षक का दोष है, या अर्थात शिक्षक असफल है, ये बिल्कुल सही है। नंबर 2, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। प्रत्येक शिक्षण का जो उद्देश्य है वो अधिगम को सुनिश्चित करना ही होता है। ठीक है, ये भी सही है। नंबर 3, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शिक्षण तो शिक्षक का कार्य है, अधिगम करना बालकों का कार्य है। बालक अधिगम करें या न करें, शिक्षण तो हो जाता है। दूसरी बात आगे बताते हैं, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है कि बिना शिक्षण के अधिगम नहीं हो सकता। तो ये चारों ऑप्शन आपके ठीक हो जाते हैं, 1 2 3 4। 5वां देखते हैं हम, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है, ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी शिक्षण अपने आप भी शिक्षण कर देते हैं, वो कोई ज्ञान का अर्जन नहीं कर रहे होते हैं, अतः ये नहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं, वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है, ये भी आंसर गलत है। अतः हम देखते हैं कि 1 2 3 4 ही ऑप्शन हमारे ठीक होते हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। ठीक है, बी सही है आपका। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य के भीतर पूर्णता तो पहले से ही विद्यमान है, अपितु शिक्षा का कार्य आंतरिक शक्तियों का बाहर प्रकट करना है। इसलिए व्यक्ति में पूर्णता पहले से विराजमान होती है। स्वामी विवेकानंद जी का कथन था। क्वेश्चन नंबर 7 देख, और आप देखेंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की ने जो बताया वो उन्होंने आपके प्रकृति की शिक्षा के बारे में बताया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बालकों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। जो हमारे छात्र हैं उनकी अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। किसके द्वारा संभव हो सकती है? नंबर 1 परिचर्चा विधि के द्वारा, नंबर 2 व्याख्यान विधि के द्वारा, नंबर 3 श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा, नंबर 4 पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। देखिए, व्याख्यान विधि में शिक्षक ही बोलता रहता है, छात्र सक्रिय नहीं होता है। दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग शिक्षक करता है, कभी कभी छात्र भी उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, इसलिए छात्र वहां भी ज्यादातर सक्रिय नहीं हो पाते। पाठ्य पुस्तक विधि में छात्र केवल एक जगह बैठ करके विषय वस्तु का अध्ययन स्वाध्याय कर रहा होता है, इसलिए छात्र वहां भी सक्रिय ज्यादा नहीं हो पाते। इसलिए जो विधि आपकी है परिचर्चा विधि द्वारा, फर्स्ट आपका सही हो सकता है। इसमें विद्यार्थी के मन में विविध प्रकार के विचार संकल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए परिचर्चा विधि के द्वारा छात्रों का ज्यादा प्रतिभागिता हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे मूल्य शिक्षा का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है? अर्थात नीचे दिए गए 4 बिंदुओं में से मूल्य शिक्षा के उद्देश्य को किसके ऊपर ध्यान देकर के पूरा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? नंबर 1 समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, जो समाज में फैली हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनके द्वारा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से कर सकते हैं, जो समाज के नियम कायदे कानून होते हैं उनके द्वारा कर सकते हैं। नंबर 3 मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से कर सकते हैं। नंबर 4 धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से कर सकते हैं। देखिए, पहला और दूसरा तो प्राय नहीं है, क्योंकि इनसे बालकों में मूल शिक्षा का उद्देश्य प्राय सामान्य अर्थात प्रत्यक्षतया नहीं प्राप्त हो सकता। डी से धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से भी हो सकता है, किंतु सबसे पहले वहां पर हमें मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना रखनी पड़ेगी। शिक्षक को संवेदना रखनी पड़ेगी, प्रधानाध्यापक को संवेदना रखनी पड़ेगी, समाज को संवेदना। आपके मन में यदि संवेदना नहीं होगी तो आप बालकों में मूल शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन सी सही माना जाएगा, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। ठीक है, आगे देखते हैं हम 9 नंबर देखेंगे। देखिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप यदि इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को समाधान कर सकते हैं। देखिए, मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों की सेट 2 के मदों के साथ सुमेलित कीजिए उनको। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सेट ए को सेट 2 के साथ में बताना है। ये 4 प्रकार के यहाँ पर मूल्यांकन, जब पाठ को पढ़ा लेता है उसके बाद में मूल्यांकन होता है या बालकों का मूल्यांकन होता है। इसके मूल्यांकन के भी कई प्रकार हैं, आगे देखिए। नंबर 1 रचनात्मक मूल्यांकन, नंबर 2 संकलनात्मक मूल्यांकन, नंबर 3 सतत और व्यापक मूल्यांकन,
नंबर 4 मानक और निकष संदर्भित परीक्षण। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन के साथ में आप किसको लगाएंगे। जैसे देखेंगे नियमितता के साथ साथ संज्ञानात्मक सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना, या किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण व उनकी व्याख्या करना, अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण करना, अथवा प्रश्नोत्तरी और चर्चा करना। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है क्रिएटिव इवैल्यूएशन। बच्चा यहां पर एक्टिव होता है। बच्चा तो यानी कि बच्चा कहां पर एक्टिव होगा, आप देखेंगे कि प्रश्नोत्तरी और चर्चाओं में बालक एक्टिव होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन डी अर्थात आपके प्रश्नोत्तरी और चर्चाओं के साथ में सम्मिलित है। दूसरा देखेंगे आप संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मतलब कलेक्शन करना, अर्थात कलेक्शन करने में यहां पर क्या है आपका, आप इससे 3 नंबर का देखेंगे कि अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण। जो अंतिम अधिगम है, जो यानी कि जो अंतिम अधिगम के जो रिजल्ट है उसको हम श्रेणीकरण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संकलनात्मक मूल्यांकन। तो 2 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 3 सतत और व्यापक मूल्यांकन। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के साथ आप देखेंगे 1 नंबर का देखेंगे नियमितता के मतलब हमेशा, नियमितता मतलब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूअस अर्थात नियमितता के साथ संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन कहां पे आ जाएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के साथ में 1 नंबर का जुड़ेगा। ठीक है, अर्थात 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और मानक और निकष संदर्भित परीक्षण। आप देखते हैं कि मानक परीक्षण जो होते हैं, निकष मतलब होता है कसौटी, मानदंड। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती नाम कसौटी। तो मानक और निकष संदर्भित परीक्षण आपके जो कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा। किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण व उनकी व्याख्या। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन में आपके ये सभी मिल जाते हैं, 4, 3, 1, 2। ठीक है, ये हमें तो पहले ही पता लग गया था, क्योंकि 1, 2 मिलने से हमें समझ में आ जाता है बाकी के ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित करता है। ये बिल्कुल सत्य है। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है उसके द्वारा अधिगम की जो गति है वो ज्यादा हो जाती है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा अधिगम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। दूसरा, इस अभिकथन के लिए एक तर्क दिया है, लॉजिक दिया है, संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। ये बता रहे हैं कि जो संकलन करने वाला जो कलेक्टिव जो इवैल्यूएशन होता है उसकी तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। इसकी ऑप्शन, ये दोनों ही बात सही है, पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है। तो हम यहां पर ऑप्शन क्या देखेंगे, ए का बोलता है, ये बताता है कि ए का ए और आर दोनों सही है, व्याख्या है। बाकी के ऑप्शन भी हम देख सकते हैं, लेकिन हमें ये दोनों ही सही हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन आपका ए हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आप ऑप्शन आप देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। शिक्षण सहायक जो शिक्षक उपकरण प्रयोग करता है उनकी उपयोगिता का औचित्य का आधार क्या होता है। तो यहां देखेंगे आप, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। देखिए यहां पर हमको ये चारों ही लग रहे हैं, चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं,
लेकिन हमको क्या करना है, इन चार में से भी जो वास्तविक सबसे ज्यादा सही हो, करेक्ट हो, हमको उसको चयन करना होता है। देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, ये भी एक है। दूसरा, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, उसमें भी इसका प्रयोग हो सकता है। विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, ये भी हो सकता है। और अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना, ये भी सही लग रहा है। तो लेकिन इसमें से हम देखेंगे जो सबसे सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा वो क्या है कि विद्यार्थी के जो अधिगम के जो परिणाम हैं उनको इष्टतम करना, अर्थात हम जिन परिवर्तनों को बालकों में चाहते हैं वो परिवर्तन बालकों में हो। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर सी है। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षण की जो प्रभावकारिता होती है उसमें योगदान देने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनमें से आपको चयन करना है। नंबर 1 है आपको अध्यापक को विषय वस्तु का ज्ञान। नंबर 2, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। नंबर 3, अध्यापक का संप्रेषण कौशल। नंबर 4, करने की अध्यापक की योग्यता। नंबर 5, विद्यार्थी अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क। नंबर 6, कक्षा का संप्रेषण कौशल। आप कम्युनिकेशन के अलग चैप्टर में देखेंगे, संप्रेषण कौशल अध्यापक का है, वो भी सकारात्मक कारकों में से आता है। और 6 नंबर का आपका देखिए, कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। इसी में आपके 6 वाले में 4 और 5 दोनों समाहित हो जाते हैं। ठीक है, 4 और 5 जो है वो 6 में, ऑप्शन डी है इसमें, ये सही है। आगे देखेंगे कि प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है। मतलब प्रभावी शिक्षण अधिगम की जब व्यवस्था करते हैं तो उसमें प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्प में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक है। यहाँ पर 6 हैं, वो ये बताएंगे कि बच्चे किस प्रकार से, यानी कि प्रभावी शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सकती है, शिक्षार्थी की विशेषताएं के बारे में बताएंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नंबर 1, विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, तो ये भी शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं। अगर विषय के संबंध में अगर अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव जुड़ा हुआ है तो वो एक मनोवैज्ञानिक तौर से अधिगम करता है। दूसरा, अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध, अर्थात अधिगमकर्ता जो विद्यार्थी के परिवार के मित्र आदि का बालक के अधिगम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो दूसरा वाला यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं है। नंबर 3, विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, अर्थात विद्यार्थी की योग्यता भी वहां पर उसकी विशेषता है, बताती है। तो आपका 1 सही है, 3 सही है। नंबर 3 है आपका विद्यार्थी की भाषा पृष्ठभूमि, ये भी सत्य बात है। अगर बच्चों की भाषा में यदि अधिकता है, भाषा अच्छे से समझते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा उनके अधिगम की विशेषता, अर्थात अधिगम ज्यादा से ज्यादा करेंगे।
तो आपका डी भी, आपका 4 भी ठीक हो जाता है। नंबर 5, निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, उसका अधिगम के साथ कोई संबंध नहीं है 5 का। 6, विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, ये भी सही है। तो आपके 1, 3, 4, 6 ये आपके सही हैं, अर्थात ऑप्शन बी। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई है। ठीक है, नीचे मदों के 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के स्तर से संबंधित है और दूसरा उनको बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। आपको दोनों को सेट करना है जी। इस नेक्स्ट पेज पर दिखाइए 14 का। हाँ जी, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको, मैंने कल आपको बताया था, उसने संज्ञानात्मक अंतर विनिमय और संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि सबसे पहले आपका स्मृति स्तर, जो मैंने आपको बताया था, स्मृति, बोध और चिंतन स्तर का ही एक नाम आपका विमर्शी स्तर है। ठीक है, जहां जहां पर यदि आप कहीं पर फंसते हैं तो वहां पर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को देख करके अपने को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आप स्मृति लेवल देखेंगे। मेमोरी टेबल में क्या है आपका, किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना, और नंबर 2 प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना, नंबर 3 सूचना के विभिन्न मदों पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों से कहना, नंबर 4 विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। तो इसका ऑप्शन क्या है, आप थोड़ा इसको नीचे भी दिखा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्मृति स्तर का क्या है। आपके स्मृति स्तर में मैंने आपको बताया था कि आपके प्रथम स्तर का है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज कराना। आप बच्चों को श्यामपट्ट पर शिक्षक लिख करके बताता है और उनको याद करने को बताता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को केवल यहाँ बच्चों को बताना है। ठीक है, तो 1 का यहाँ पर 2 हो जाएगा 1 का। अवबोध स्तर क्या कहता है आपका, अवबोध स्तर बताता है किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर। मैंने आपको बताया था बच्चे बोध स्तर पे, पहले स्तर पे बच्चे कंठस्थ करते हैं, दूसरे स्तर पे दोनों ही स्तर सम्मिलित होते हैं और बच्चे क्या करते हैं, उसमें आप अलग विषय वस्तु को बोध करने के बाद में उनको अलग करना भी सीख लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विमर्शी स्तर मतलब अर्थात चिंतन स्तर पर क्या करते हैं बच्चे। चिंतन स्तर पर बच्चे क्या क्या करते हैं आपके, कि विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। तो ये 1, 2 और 4 आपके हो जाएंगे। तो आपके स्मृति का 2 होगा और अवबोध का आपका 1 होगा और विमर्शी स्तर का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है जहां पर आपका सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, जो मूल्यांकन कंटिन्यूअस चलता है उसकी क्या विशेषता होती है। नंबर 1, यह अनेक परीक्षाओं के कारण विद्यार्थियों में कार्यभार की वृद्धि करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करता, गलत है ये। आगे देखेंगे, यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। जी हाँ, इसमें ग्रेड दिया जाता है।
नंबर 3, यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल सत्य है, इससे छात्र के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन किया जा सकता है। नंबर 4, यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। अर्थात यहाँ पर 2, 3, 4 ये 3 ऑप्शन ठीक होते हैं, अतः वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अस्तु अग्रे गच्छामः। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं, आप ये बताएंगे। कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? नंबर 1, संस्थागत प्रबंधन में पूर्वकालिक सक्रिय लिप्तता। नंबर 2, उदाहरण प्रस्तुत करना। नंबर 3, अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना। नंबर 4, गलतियों को स्वीकार करना। देखिए, शिक्षक का कार्य संस्थागत प्रबंधन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, उसको बालकों के सामने उसको उदाहरण प्रस्तुत करने में अच्छा है, और अवधारणाओं का परीक्षण करने के लिए तैयार रहता है, और गलतियों को स्वीकार करने के लिए। ऑप्शन आपके 2, 3, 4 सही हो जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है? आपको ये देखना है कि कौन सा बहुविकल्प के लिए सही होता है। आपका देखेंगे आप, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, वे निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, और वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो आपको ये बता दूं, सबसे पहले बता दूं कि जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते, सब्जेक्टिव नहीं होते वो। तो अतः आपके सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये दोनों व्यक्तिनिष्ठ हैं। अर्थात जो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन होता है वो हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो सब्जेक्टिव अर्थात व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता। इसलिए उसमें ये सी और डी तो आपके हो ही नहीं सकते, ए और बी में से आपको देखना पड़ेगा। यहां देखेंगे कि जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है वो निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि हमेशा निबंध से अच्छे माने जाते हैं। निबंध जो लिखना एज ए टाइप जो क्वेश्चन होता है वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही, एकदम सही होता है। वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, एक सही है आपका ए। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है बताइए। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले निदान, नंबर 2 उपचार, नंबर 3 निर्देश, नंबर 4 प्रतिपुष्टि। कौन सा आवश्यक है आपके लिए? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छे शिक्षण के लिए आपका निदान होता है, बच्चों को पहचाना जाता है, उनका उपचार किया जाता है, उनको निर्देश दिया जाता है, और फिर बाद में उनकी प्रतिपुष्टि भी ली जाती है, फीडबैक भी लिया जाता है। इस प्रकार से अच्छे शिक्षण में ये चारों बातें ही समाहित होती हैं। अस्तु आगे चलते हैं। आगे देखिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य। अब देखिए, शिक्षक मूल्यांकन करते हैं, विद्यार्थी भी शिक्षकों का मूल्यांकन करते हैं। अतः आपको यहां देना है विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 1 विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना। विद्यार्थी कभी भी
शिक्षकों के मूल्यांकन के उद्देश्य में अपनी कमजोरियों के बारे में कभी नहीं बताएंगे। ओके, शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना, ये सही है। नंबर 3, शिक्षण की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 4, शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार क्षेत्रों की पहचान करना, ये भी बिल्कुल सही है। पहले वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों को जल्दी किसी के सामने नहीं बताता है, इसलिए विद्यार्थियों को वहां पर शिक्षकों के मूल्यांकन का विद्यार्थियों की कमजोरी नहीं, अभी तो वहां पर आपके शिक्षकों की कमजोरियां के बारे में बता सकते हैं, विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी नहीं होगी। अतः आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? ज्ञान, जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके प्रथम स्टेज से लेकर के ऊपरी स्टेज तक, अपर स्टेज तक सबसे ऊपर स्तर कौन सा है? जानना, समझना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना। तो आप जानते हो जानना पहला स्टेज है, समझना दूसरा स्टेज है, विश्लेषण करना तीसरा स्टेज है और मूल्यांकन करना चतुर्थ स्टेज। अतः इसमें ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन करना, किसी भी बात के बारे में गुण दोषों का स्पष्ट रूप से मूल्यांकन करना, विवेचन करना ज्ञान का उच्चतम स्तर माना जाता है। ठीक है, इसका आपका आंसर है डी। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है, बताएंगे आप। शिक्षक का ज्ञान करता है कि नहीं करता? प्रभावित करता है शिक्षण को। कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, वो भी करती हैं प्रभावित। शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये प्रत्यक्षतया शिक्षण को प्रभावित नहीं करती, और आपके अनुभव द्वारा सीखना ये भी प्रभावित करता है। अतः यहाँ पर सी हो जाएगा, शिक्षक और विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि प्रभावित नहीं करती। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको इनमें से बताने हैं कि वे संकल्पनाओं को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं। अर्थात जो सहायक सामग्री है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, वो बच्चों को विषय वस्तु को ज्यादा समय तक याद रखने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है, ये भी बिल्कुल सही है। वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं, ये भी सही है। वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, ये गलत है। अतः 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन आपका भी सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। शिक्षक के द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी में शामिल है। शिक्षक के द्वारा अध्यापन मतलब पढ़ाने के लिए कौन कौन सी तकनीकी उपयोग में ली जाती है, आप बताएंगे। व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य और स्वाध्याय। तो देखिए, शिक्षक अध्यापन के लिए व्याख्यान का प्रयोग करता है, पारस्परिक क्रिया का भी आधारित व्याख्यान का प्रयोग करता है और सामूहिक कार्य का भी करता है। स्वाध्याय का प्रयोग अध्यापन में नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक हो जाता है। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप लोग बताएंगे। एक अच्छा शिक्षक वह है जो नंबर 1 उपयोगी सूचनाएं देता है, नंबर 2 संकल्पनाएं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, नंबर 3 विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, नंबर 4 विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। इसमें ठीक आंसर यही है आपका, जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है।
अर्थात मोटिवेट करना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना ही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आप। 25 देखेंगे कि उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। तो इनका प्रयोग यानी शिक्षक के द्वारा किया जाता है, विद्यार्थियों के ऊपर किया जाता है। किस कार्य के लिए किया जाता है ये आप बताएंगे। ये इसमें से नंबर 1 है किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए, नंबर 2 किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए, नंबर 3 सीखने वालों के सबल व दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए, नंबर 4 शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। तो इसमें से 3 ए बी सी बिल्कुल गलत है, डी ही आपका सही है कि शिक्षक अपने शिक्षण की सफलता को जानने के लिए बच्चों पर जिस परीक्षण को करता है उसका नाम अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि परीक्षण। तो शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए ऑप्शन डी यहां पर ठीक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। हमने पहले आपको बताए थे शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। तो यहाँ पर स्मरण, स्मृति, बोध, बोध और परावर्तित का नाम आपका चिंतन होता है। इसलिए जहां पर विभेदीकरण, यहाँ पर ये चिंतन का स्तर नहीं है, डी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डी यहां पर नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है। तो ये आगे 4 पद्धति दी हैं, इनमें से इन 4 पद्धतियों में से कौन सी ज्यादा है। तो नंबर 1 व्याख्यान पद्धति, नंबर 2 निदर्शन पद्धति, नंबर 3 आगमनात्मक पद्धति, नंबर 4 पाठ्यपुस्तक पद्धति। देखिए अगर यहाँ पर निदर्शन पद्धति नहीं होती तो आगमनात्मक पद्धति होती, क्योंकि आगमनात्मक पद्धति में छात्र बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, किंतु यहाँ पर निदर्शन पद्धति दी हुई है, रैंडम सैंपलिंग मेथड। ये मेथड सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें प्रत्येक बालक अलग अलग प्रकार से सक्रिय होता है इस विधि में। ठीक है, तो ये रैंडम जो सैंपलिंग मेथड है, निदर्शन पद्धति वैसे अगर देखा जाए तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आगमनात्मक पद्धति में बच्चा सक्रिय होता है, किंतु यहाँ पर निदर्शन पद्धति को भी रखा गया है। यूजीसी नेट में इस क्वेश्चन को सही माना गया था। ठीक है, निदर्शन पद्धति को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। जो नैदानिक मूल्यांकन होता है वो अभिनिश्चित करता है। क्या अभिनिश्चित करता है कि अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन या अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, और नंबर डी अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। देखिए मैं आपको बताया था कि नैदानिक मूल्यांकन क्या करता है कि माना कि मूल्यांकन लास्ट में आपको बताया कि होता है, आपने सी बताया कि अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, किंतु यहाँ पर आपको डी भी देखना है, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। जो अधिगम की समस्याएं होती हैं, जो उन सभी समस्याओं को, अर्थात आपका निदान का मतलब होता है पहचानना। मैंने आपको बताया था जब डॉक्टर के पास आप पहले जाते हैं तो डॉक्टर आपका पहले निदान करता है, डायग्नोसिस होता है, उसके बाद में वो आपका उपचार करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो पहले पहचानना। तो यहाँ पर जो अधिगम के
दौरान जो समस्याएं हैं उनके कारण और उनका निदान, ये इसका में आता है जी। मैं आपको बता दूंगा निदर्शन पद्धति के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग, अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए, विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए और अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। जो अनुदेशनात्मक सामग्री का शिक्षक उपयोग करता है वो संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए। आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है, सी आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। शिक्षक की अभिवृत्ति, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। जो शिक्षण की अभिवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, उसके शिक्षण पर जिसका प्रभाव पड़ता है उसका संबंध किससे होता है? आप बताएंगे कि भावात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सहजातात्मक क्षेत्र से या मनसचालक क्षेत्र से। तो आप लोग बी का ऑप्शन बता रहे हैं। वस्तुतः जो एटीट्यूड है वो मन के भावों से होता है। मैंने आपको बताया था सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति बालक के मन में, भाव में पैदा की जाती है। तो वहां पर आपका पहला ये जो है आपके ए, इसका ऑप्शन सही है, भावात्मक क्षेत्र से संबंध होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 31। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया। अभी आपको बताया था, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है ये, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए आप सभी को ये आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं परिवार से होंगी, समाज से होंगी, शिक्षक से होंगी, राज्य से होंगी। बहुत सुंदर, आप सभी लोगों ने पहले से एकदम सटीक आंसर दिया, शिक्षक से होते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए सी ऑप्शन सही है आपका। धन्यवाद, आप सभी लोग सक्रिय हैं और अच्छा लगता है आप लोगों की प्रतिपुष्टि देखता हूं तो मुझे प्रसन्नता होती है कि आप सभी लोग पूर्ण मनोयोग से, सक्रियत्व के भाव से हम साथ साथ अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? बताएंगे आप। विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। नंबर बी, विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम हो। नंबर 3, कक्षा में पूर्ण शांति हो, या विद्यार्थी अपने कॉपियों में नोट्स ले रहे हों। तो सीधी सी बात है, मोटिवेटेड टीचिंग का मतलब होता है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न कर रहे हैं। एक आंसर इसका बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? जैसे कि आपका व्याख्यान करना, विचार विमर्श करना, निरूपण करना और वर्णन करना। इसमें से देखिए व्याख्यान सर्वोत्तम नहीं हो सकता और व्याख्यान का ही एक रूप आपका वर्णन है, वो भी सर्वोत्तम नहीं हो सकता। विचार विमर्श आपका सर्वोत्तम हो सकता है और विचार विमर्श के साथ में आपका निरूपण, अर्थात निरूपण नाम मॉडल टीचिंग जैसे कहते हैं, बना करके दिखाना, वो भी यहाँ पर सही मानी जाती है। तो हम यहाँ पर बी और सी को सही मान सकते हैं, ठीक है। आगे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, विषय वस्तु सभी आ रही है? नहीं अस्तु, ठीक है। ये जो आपने देखा इसमें आपका विचार विमर्श सही है और निरूपण भी यहाँ पर ठीक माना जाता है। मॉडल टीचिंग वो भी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 35। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? व्याख्यान दे, उसका सटीक आंसर आप बी को आप रख सकते हैं, विचार विमर्श को आप रख सकते हैं। ठीक है, इधर देखेंगे, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाए फिर शुरू कर दे, ऐसा भी अच्छा माना जाता है। जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे, ये सही है। कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करें, ये भी गलत है। तो एक आपके 2 और 4 तो गलत है, बाकी एक अच्छा नहीं है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। सी आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा है। इसलिए जो बच्चे बाधा डाल रहे होते हैं उनको भी सीखने के लिए आप प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, आगे है 36 देखेंगे आप कि प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण क्या है? नंबर 1, शिक्षक का संतोष। नंबर 2, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता। नंबर सी, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। नंबर डी, व्यवसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। तो वस्तुतः इसमें एक प्रभावी शिक्षण क्या, डायरेक्ट सी ही ऑप्शन सही है, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। अब शिक्षक अगर अपने मन में संतोष करता रहेगा उससे प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। थैंक यू, धन्यवाद सभी का। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर देखते हैं कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा? ये चारों ही अधिगम के अर्थ हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है, किंतु सबसे ज्यादा सटीक आंसर कौन सा है? कौशल का अर्जन करना, व्यवहार का संशोधन करना, व्यक्तिगत समायोजन करना, ज्ञान को दिमाग में बिठाना। तो देखिए चारों ही अधिगम के अर्थ हैं कि सबसे सटीक अर्थ क्या होता है? व्यवहार का संशोधन करना, व्यवहार में परिवर्तन। अनुभवेन व्यवहारे जायमानम परिवर्तनमेव अधिगम। गेट्स एंड अदर्स की परिभाषा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, अर्थात व्यवहार का संशोधन। ठीक है, 37 का बी सही है। आगे 38 नंबर देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप सभी को दिखाई दे रहा है 38 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया, आज विश्वनाथ जी ने बहुत अच्छे प्रकार से और स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार से, और बहुत अच्छा है। ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं यूजीसी नेट आदि में बताए गए हैं, आपके सामने है ही है। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आपको व्यवस्थित करना, इन सभी को आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना और शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? शिक्षण के लक्ष्य बनाए जाते हैं। लक्ष्य बनाने के बाद में वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ते हैं। उसके बाद में शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद में हम पुनर्शिक्षण करते हैं। तो ये आपका डी में मिल रहे हैं सभी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है जी। अभी हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे आज, फिर कल की कक्षा में देखेंगे। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ये बताएंगे आप। श्रृंखला अध्ययन, समस्या समाधान अध्ययन, उद्दीपन अनुक्रिया अध्ययन, सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। देखिए, इसमें समस्या समाधान
अध्ययन का अच्छा माना जाता है और समस्या समाधान अध्ययन भी अध्ययन का उच्चतम स्तर है, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी इंसाइट इंटेलिजेंस के द्वारा वह किसी भी समस्या को समाधान करता है। उसके पास खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तो वहां पर समस्या समाधान का जो अध्ययन है वो अध्ययन का उच्चतम स्तर माना जा सकता है। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षक किसके लिए करता है? शिक्षण सामग्री को श्वेत श्याम से लिखना नहीं, विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त बनाना एक कारण हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रभावी नहीं है। हो सकता है ये महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, ये बिल्कुल सत्य है। और शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना, ऐसा नहीं। पहला ए और डी तो है नहीं, बी की अपेक्षा सी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सी को ही हम इसमें ऑप्शन सही मानते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा शुरू में बड़े क्वेश्चन थे, ऑप्शनात्मक थे, तो हमें समय ज्यादा लग गया और थोड़ा 5-10 मिनट हमने लेट भी शुरू कर पाए थे, कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। तो आज हम 40 प्रश्नों को ही कर पाए हैं। कल हम प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे कल। और आज की कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। आचार्य जी। जी कौशलेश महोदय जी, बहुत बहुत